देखिए किताब तुम्हारा दो भाग में बटा हुआ है। राष्ट्र निर्माण की चुनौती पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है। 12th की किताब दो भाग में ऐसे उस दिन बताए थे, जितना न्यू है समझ लो। पहला भाग में देखेगा 1947 के बाद, 1947 के बाद भारत में राजनीति, भारत में राजनीति 1947 के बाद। और 1947 के समय, 1947 के समय विश्व के परिदृश्य में क्या घटना घट रहा था, ध्यान से समझो। क्या पहला पार्ट जो अभी हम लोग स्टार्टिंग करेंगे देखेंगे 1947 के बाद, यानी देश आजादी के बाद भारत में किस प्रकार से राजनीतिक घटनाएं घटी, भारत किस प्रकार से आगे की चर्चा भारत में बढ़ता है 1947 के बाद। दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, 1947 के समय अगर थोड़ा सा तुमको याद हो, 1939 और 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था, सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ा विरोधी के रूप में जो आया था सोवियत संघ, रूस आया था, और एक क्या आया था, अमेरिका आया था। रूस और अमेरिका के बीच कहीं ना कहीं वास्तविक रूप से मारपीट नहीं होता है, दोनों के बीच एक तरीके से तानातानी बना रहता है, दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाता है। और 1945 से 1990 तक दोनों की स्थिति का जो तानातानी बना हुआ रहता है उसे हम लोग शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग जो समझेंगे, ध्यान से देख कि रूस और अमेरिका का घटना जो समझेंगे हम लोग पॉलिटिकल के दूसरे भाग में, पॉलिटिकल के दूसरे भाग में। अभी जो दिमाग में रखना है कि 1947 में भारत क्या हो रहा है, आजाद हो रहा है। आजाद के समय, भारत के समय क्या घटनाएं घटी 19 अगर पता होगा तो आजादी के समय ही भारत का दो भाग में बंटता है, एक पाकिस्तान तो दूसरा क्या था, भारत। यानी भारत से ही अलग क्या होता है, पाकिस्तान होता है। तो पहला चैप्टर पूरे का पूरे घटनाएं 1947 पे ही आधारित है, क्या कैसे कैसे घटनाएं हुआ। और दूसरा चैप्टर में चलेगा कि लोकतांत्रिक चुनाव कैसे आगे बढ़ा। पहला चैप्टर में ऐसा ज्यादा कुछ नहीं है, 1947 के समय विभाजन के पश्चात होने वाला सांप्रदायिक घटनाओं को पढ़ेंगे। और दूसरा भाग जब पॉलिटिकल खत्म होगा, 10 चैप्टर जब खत्म होगा, ये 1947 से चालू होगा, ये जाएगा 2026, जो जब तक तुम एग्जाम देने जाओगे वहां तक इसमें पढ़ के जाना, यानी 2026 तक, है ना। 26 में 27 में एग्जाम देगा, 27 में, ये टोटल जाएगा तुम्हारा 27 तक, यानी कि 1947 से लेकर 2027 तक इसमें पढ़ना है। और अगर याद होगा तो 1947 आजादी तक आपको हम पढ़ा लाएंगे हिस्ट्री में, याद है, पूरा का पूरा उधर किसमें पढ़ा लाएंगे, हिस्ट्री में। और 1947 के बाद आप किसमें पढ़िएगा, पॉलिटिकल में। दोनों सब्जेक्ट का लिंक है, इसलिए हम हिस्ट्री भी मेरे पास पॉलिटिकल भी है, ताकि आपको समझाने में क्या हो, आसानी हो। क्योंकि हिस्ट्री जो है आपका ईस्वी पूर्व से स्टार्टिंग हो रहा है ना। हड़प्पा सभ्यता 4000 से 4500 ईस्वी पूर्व से पढ़ रहे हैं, और उसको जोड़ेंगे लाके कहा 1947 में। 1947 में भारत देश आजाद होता है 15 अगस्त 1947 को। और उसके बाद भारत में राजनीति कैसे चला उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज जो तुम लोकतांत्रिक प्रक्रिया देख रहा है, क्या शुरुआती समय में था, बिल्कुल नहीं था। सबसे बड़ा चीज को आप पढ़ते हैं लोकतंत्र, 2-3 वर्ड को हम पढ़ेंगे किताब से अलग चीज, उसके बाद चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। उससे पहले लोकतंत्र समझेंगे, सरकार समझेंगे। अगर नहीं भी समझ में आया आप सिर्फ सुन लीजिए, खाली दिमागी स्तर पे समझ बैठा लीजिए, ऐसा ऐसा हुआ है। जब पॉलिटिकल का नोट्स मिलेगा तो वहाँ सारा चीज लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ हम याद करवा देंगे। जितना चीज अभी हम बताएंगे उसको खाली समझना है, ठीक है। जो याद करने वाला चीज है वो जब चैप्टर स्टार्टिंग करेंगे वहां से याद करना है। अभी सिर्फ क्या बनाना है, समझ बनाना है, ये चीज होता है। 2-3 वर्ड पढ़ेंगे, एक लोकतंत्र पढ़ेंगे, एक सरकार पढ़ेंगे। मन होगा उतार लेना, मन नहीं है तो छोड़ देना, ठीक है। तब चैप्टर पे आएंगे, साफ कर दो ना। चैप्टर किताब कितने भाग में तुम्हारा बटा हुआ है, 2 भाग में। एक कौन सा है, स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति, नाम लिख दे हम क्या। एक चैप्टर क्या कहते हैं, पहला चैप्टर जो तुम्हारा पॉलिटिकल बढ़ जाता है 2 भाग में। एक किताब का नाम तुम्हारा हो जाता है स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति, भारत में राजनीति। और दूसरा भाग है समकालीन विश्व में राजनीति। कब समकालीन, समकालीन मतलब बराबरी, कब 1947 के समय विश्व में क्या चल रहा था। एक तो आप भारत के संदर्भ पढ़े और विश्व में क्या चल रहा था, नहीं पढ़ना है अभी, कब पढ़ना है, दूसरे पार्ट में पढ़ना है। सिर्फ यह जानकारी रखिए, दूसरा पार्ट में जब हम लोग चलेंगे तो उसमें विश्व की घटनाओं को पढ़ेंगे। थोड़ा ये वाला पार्ट थोड़ा कठिन हो जाता है, कारण है कुछ नाम जो है वो आपके पल्ले जल्दी नहीं पड़ेगा। समकालीन विश्व में राजनीति 2 भाग हो गया, समकालीन विश्व में राजनीति। चैप्टर स्टार्टिंग करने यही 2 भाग है जिसमें हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं आज। पहला स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति, और पहला चैप्टर स्टार्टिंग करेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। उससे पहले हम लोग समझेंगे लोकतंत्र क्या होता है। अगर बच्चा वाला अगर डिफिनेशन अगर याद होगा तो अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया परिभाषा, जो अमेरिका का क्या था, राष्ट्रपति था, रट्टा तो मारा होगा 10th में। अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया परिभाषा है लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा किया गया शासन, यही है ना। लोगों का, लोगों के द्वारा
लोगों के लिए किया गया शासन को ही क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं। यही बात है। अब लोकतंत्र है क्या? अगर सिंपल सा एक लाइन में हम आपको पूछे, इरट्टा मारे, इसको याद करके कोई फायदा नहीं, समझ में ना ये क्या होता है। अब एक लाइन में पूछे लोकतंत्र है क्या, 11th में हम पढ़ाए थे। लोकतंत्र एक लाइन में आपको पूछे तो लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र एक लाइन में अगर हम बोले तो एक शासन व्यवस्था है। क्या है? शासन व्यवस्था है। इसके अलावा लोकतंत्र कुछ नहीं। अब शासन व्यवस्था क्या करता है? व्यक्ति को व्यवस्थित करता है। व्यक्ति क्या करता है? व्यवस्थित करता है, नियमित करता है। अभी क्लास में आप बैठे हैं, कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था के अंदर में है। अगर क्लास की शासन व्यवस्था को तोड़ दे तो 2 को पंखा लटक जाएगा, 2 को जाए गेट पे लटक जाएगा। कहे मेरा मर्जी सर, हम खुशी से हम जहाँ पढ़े, तो हम मना थोड़ी कर, तो 2 को बेंच पे चढ़ के बैठ जाएगा। तो शासन व्यवस्था है नहीं। शासन व्यवस्था को होना अनिवार्य है। चाहे शासन व्यवस्था के कई रूप है, शासन व्यवस्था के कई रूप है। शासन व्यवस्था जैसे तुम एक लोकतंत्र है, इसके अलावा राजतंत्र है, राजा का शासन हो सकता है, राजतंत्र हो सकता है। उसके अलावा अगर तानाशाह हो सकता है, क्या हो सकता है? तानाशाह हो सकता है, मार्शल लॉ हो सकता है, सैनिक शासन हो सकता है, सैनिक शासन हो सकता है। इसके अलावा भी कई हैं, इसके अलावा भी कई हैं, लेकिन इनमें से सबसे बढ़िया जो दुनिया के अधिकतर देशों में है वो कौन सा प्रक्रिया है? लोकतांत्रिक। तो क्या कहते हैं, अगर आप राजतंत्र में देखिएगा तो राजा का शासन हो जाता है। तानाशाह में किसी एक व्यक्ति के द्वारा सभी बातों को लागू किया जाएगा, उसके मर्जी पे ही आधारित होगा, उस पर कोई भी अंकुश लगाने वाला व्यक्ति नहीं होगा। राजतंत्र में थोड़ी बहुत जनता के बारे में सोचा जाएगा राजा के द्वारा, लेकिन तानाशाह में कुछ भी सोचा नहीं जाएगा। और सैनिक शासन में मेन हीरो कौन हो जाएगा? सेना हो जाएगी। इसका एग्जांपल में तुम पाकिस्तान ले सकता है, सेना हीरो, और तानाशाह में आप उत्तरी कोरिया को ले सकते हैं। उसके अलावा आप राजतंत्र, राजा का शासन अभी कुछ ही देशों में देखने को मिलता है, ठीक है, ना ही 9 के बराबर ही, ठीक है। इससे पहले भारत में आपको देखने को मिलता था, अंग्रेज के पहले देखने को मिलता था राजा का शासन। तो अभी वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो प्रभावी रूप से व्यवस्था है वो कौन सा है? लोकतंत्र है। कौन सा है? लोकतंत्र। लोकतंत्र है क्या? पूरे देश को एक शासन के तहत बांधता है। क्या आपका किस तरह से देश में शासन व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा कि सभी को सभी का हक मिल सके। लोकतंत्र कुछ नहीं, लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है। अब लोकतंत्र एक प्रकार की शासन व्यवस्था है। क्या लोकतंत्र में नियम और कानून लिखा हुआ आपको मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है। क्या बोलते हैं? लोगों के लिए, लोगों के लिए, लोगों द्वारा ही किया गया शासन। तीनों में देखिए बात है, तीनों में लोग ही है, अरे समझिएगा। तो किसके लिए करें? लोगों का। किसके लिए? लोगों के लिए। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। कुछ नहीं है, एक शासन व्यवस्था है लोकतंत्र, जिसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। और राजतंत्र में होगा तो कौन करेगा? राजा करेगा शासन। और लोकतंत्र है तो कौन करेगा? लोग करेगा, जनता करेगा, व्यक्ति करेगा। आप बोलेगा सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर नहीं है। जितना शासन है उसमें बेहतर है, जितना शासन व्यवस्था है उसमें सिर्फ। आप बोले सर लोकतंत्र के अलावा दुनिया में शासन व्यवस्था है, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट जो है वो कौन है? लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भी कमियां है, लोकतंत्र में भी कमियां है। अब ये देख लो, राज्य चुनाव होता है, चुनाव में अनपढ़ व्यक्ति का वोट किसी दूसरे तरफ चल जाता है, लाठी के आधार पर वोट चला जाता है, पैसे के आधार पर वोट चला जाता है। क्या लोकतंत्र की कमियां है? लोकतंत्र का ये विशेषता, लोकतंत्र की कमी है। मूर्खा आदमी जीत के चला जाता है। अभी विधानसभा में एक महिला शपथ ले रही थी, शपथ लेने के दौरान उसको सही से पढ़ नहीं पाती थी, ठीक है, खड़ी थी, और इसके बाद उसके बगल में कोई एक महिला बोल रही थी, ठीक है। उसके बाद वो शपथ ले रही थी और वो महिला बीच में क्या हो जाती है? चुप हो जाती है। जैसे बच्चा नहीं होता, कुछ बोलो बच्चा दोहराएगा, तो महिला बोल नहीं पाई। बगल में एक महिला थी तो वो बोल रही थी और वो महिला सुन के क्या कर रही थी? बोल रही थी। बगल वाली महिला क्या हो गई? एक बार चुप, ये खड़ा थी, ये बोलते हैं छुटकी बोलनी पूरा विधानसभा क्या कहते हैं, विधानसभा भवन जो था पूरा गूंज उठा इससे, ठीक है। बोलते छुटकी बोल ले, अब तू एमएलए चुन के गया है, ठीक है, एमएलए चुन के गई है बिहार से, ठीक है, और उसको जो शपथ हो रहा है उसको पढ़ने नहीं आता है, वो छोटकी कर रहा है वहां, ठीक है। तो सोचो कि हमारे लिए कानून बनाएगा, क्या लोकतंत्र के लिए बढ़िया चीज आपको दिख रहा है? आप बोलिएगा सर लोकतंत्र के लिए चुनाव से पहले जितना आदमी इलेक्शन लड़ता है उसमें अधिकतर आदमी बोलता है कि पढ़ा लिखा आदमी को चुनने का मौका दिया जाए। कई बार ऐसा मांग किया जाता है युवा के द्वारा कि इलेक्शन में एमएलए एमपी में क्या किया जाए, जो एक योग्यता निश्चित किया जाए, इंटर पास हो, बीए पास हो, वैसे आदमी क्या करे? चुनाव लड़े। क्या आपके मन में ऐसा होता है कि जब भी आदमी इलेक्शन कोई लड़े, बीए पास वाला लड़े या पीजी वाला लड़े, ऐसा मन में आता है कि अनपढ़ ही सही है? आपका विचार क्या है इसमें कि हम लोग का नेता पढ़ा लिखा होना चाहिए या पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए? नहीं है बोलिए फायदे में, काहे कि आप जैसे ही बात बोलिएगा पढ़ा लिखा, ये वो विधेयक लाएगा, कहेगा वोट गिराने का उम्र सीमा पीजी करने के बाद आप गिरा सकते हैं,
गया वोट का अधिकार छीन लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकल का नियम कहता है, ऐसा कोई बात नहीं, पॉलिटिकल का नियम कहता है अगर कोई व्यक्ति नेता बनता है, लीडर बनता है, लीडर है क्या, सिंपल बात है, समाज के मांगों को आगे लेके जाएगा। अभी क्लास की बातों जैसे हम लेके जाए, क्लास का नेतृत्व करता कौन हुआ, हम हुए, एक ग्रुप से आपका लीडर कौन हुआ, अभी हम हुए। नेता का मतलब क्या होता है, और कुछ थोड़ी होता है, नेता के द्वारा किया गया कार्य ही राजनीति है। राजनीति क्या है, नेता के द्वारा किया गया कार्य ही क्या है, राजनीति है। राजनीति कौन करता है, समाज। और नेता किसको बोलते हैं, समाज के बातों को जो उठाता है, बशर्ते बोलता है समाज का, भरता है उसका झोला, गलत बात है, ठीक है, भरता है झोला उसका, लेकिन बोलता है बात किसका है, आप सभी का। कभी देखा है एमएलए में कोई जीता, 5-6 मंजिला घर न ठोका, 8-10 को गाड़ी न लिया, जनता वोट दिया, वही 2 किलो जाक चावल छुड़ा रहा है, गेहूं छुड़ा रहा है, वो एकदम चावल गेहूं से पूरा एसी वाला रूम में चला गया। और फिर इलेक्शन में आएगा, नेता नहीं आपका बेटा आया, जुझारू कर्मठ शिक्षित आपका बेटा आपके यहाँ के बैठेगा, और 5 साल तक गायब, ठीक है। इलेक्शन में अभी देखो जितना आदमी लड़ता है, जो जीत गया मान लो वो आया नहीं आया, जो हारा वो काम करने आया 5 साल के दौरान, वो भी कब आके दिखेगा तुमको, इलेक्शन के दौरान ही दिखेगा। ये डायरेक्ट तभी याद आएगा, अगले बार हार गए थे, इस बार हमको जिताइए, तो 5 साल फिर कहा है ना आप, 5 साल आप सोए रहे, और जब अगर आया चुनाव आके दौड़ गए मेरे यहाँ, क्या वोट दीजिए, अपना अपना मर्जी है, ठीक है। नेता क्या है, कहीं ना कहीं वही क्या करता है, राजनीति करता है। और राजनीति में होता क्या है, जो आम जनता की सुख सुविधा के लिए, आम जनता की राहत के लिए कार्य किया जाता है, उसके अलावा कुछ होता है राजनीति में क्या, आपको राजनीति बोलता है बड़ा कुछ नहीं, राजनीति आप खुद कर सकते हैं। राजनीति घर में नहीं बोलता है नेता बनता है, बस 2-4 को बात इधर उधर का बोल दिया, जो कि कहीं ना कहीं सही बात होता है, सकारात्मक और सही बातें होती है, घर में तुरंत बोल देगा नेता बनता है। नेता मतलब आप क्या कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज में पैसा ज्यादा लेते हैं, आप बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या बोलता है, नेता बनता है। वही राजनीति है, राजनीति बाहर से थोड़ी आया, तो वही देश है, वही देश में देश के स्तर पे लागू कर दो कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, इधर रोड बनवाइए, क्या कहते हैं अस्पताल बनवाना, यही राजनीति हो जाएगा। राजनीति लोकतंत्र एक प्रकार का क्या हो गया, शासन व्यवस्था, क्या हो जाता है, लोकतंत्र प्रकार का शासन व्यवस्था, जिसमें लोगों के द्वारा ही राजनीति किया जाता है और व्यक्ति को कहीं ना कहीं व्यवस्थित रूप देता है, क्या आप समाज में कैसे रहेगा और कौन नहीं रहेगा। अब लोकतंत्र में कहीं ना कहीं लोकतंत्र का क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें लोकतंत्र में कहा जाता है कि इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को चुनने के लिए क्या होती है, चुनाव होती है। क्या होती है, चुनाव होती है। उससे पहले समझो लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। दोनों में अंतर क्या, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, दोनों में अंतर क्या, ध्यान से समझो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जहां पर जनता डायरेक्ट चुनती है, जहां पर क्या करती है, सरकार को डायरेक्ट चुनती है। ध्यान से समझो 2 बात को यहां पर, कि इलेक्शन के दौरान जितना आदमी खड़ा होता है, जितना आदमी क्या होता है इलेक्शन में खड़ा होता है, उसको बोलते हैं उम्मीदवार। क्या बोलते हैं, उम्मीदवार। और जो व्यक्ति जीतता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि। क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि। इसको ध्यान से याद रखिएगा कि इलेक्शन में जितना आदमी खड़ा हुआ है वो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, लेकिन एक आदमी जीतेगा जो व्यक्ति क्या कहलाएगा, प्रतिनिधि, जो इलेक्शन में क्या करेगा, जीतेगा, जो इलेक्शन में क्या होगा, जीतेगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता डायरेक्ट वोट देके चुनेगी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता डायरेक्ट वोट देके चुनेगी। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता डायरेक्ट वोट नहीं देगी, जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही चुनेगा। अब ध्यान से देखो कि हमारे यहाँ जैसे कि अभी वोट हुआ था विधानसभा का, एमएलए का, किसका हुआ था, एमएलए के वोट में हमने दिया था, हमने किसको चुना था, विधायक को। किसको चुना, विधायक को। सरकार जब बिहार में बना, मुख्यमंत्री जब बना, तो मुख्यमंत्री जो बना, तो हम सिंपल सा जानते हैं जिस भी पार्टी को आधा से एक अधिक सीट हुआ होगा उसका क्या बना, मुख्यमंत्री। क्या मुख्यमंत्री चुनने में आप गए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, आप वोट दिए उसमें, नहीं दिए ना, तो आपका कौन चुना, आपका विधायक चुना। आपका कौन चुना, विधायक। तो यहां पर आप डायरेक्ट भाग लिए क्या, नहीं लिए, यहां पर आप भाग लिए किसके, अपने विधायक के माध्यम से। विधायक को चुने थे, विधायक को चुनने में आपका योगदान है। जब विधायक को आप चुने दिए, कैसा, प्रत्यक्ष, ये कैसा है, प्रत्यक्ष। लेकिन जब विधायक के द्वारा किसको चुना गया, मुख्यमंत्री, ये क्या है, अप्रत्यक्ष। ठीक है, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये क्या है, प्रत्यक्ष। अभी हम क्या कहते हैं, बोर्ड या कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, टीवी पे दिखना स्टार्ट हो, ये क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में डायरेक्ट, प्रत्यक्ष में डायरेक्ट, अप्रत्यक्ष में डायरेक्ट नहीं होगा। पहला सवाल यही से बन जाता है, भारत में कैसा लोकतंत्र है, याद रखिएगा, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष। डिफिनेशन देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सारे नियम और कानून जनता स्वयं लेते हैं, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सारे नियम और कानून जो है वो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि लेता है। दुनिया में अभी एक ही देश है जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, वो कौन सा, स्विट्जरलैंड। कौन सा है, स्विट्जरलैंड। भारत में कैसा लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष, यानी कि हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, प्रतिनिधि किसको बनाती है, सरकार को बनाती है।
अब यहीं पर यह समझने वाली बात है, आपसे एक सवाल हो जाए कि हम लोग के यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ देखने को मिलता है? ग्रामीण स्तर पे जब पंचायती होता है, क्या होता है? पंचायती, तो ग्राम पंचायत में वहां सब कोई मिलकर निर्णय लेता है, कोई एक आदमी मिलकर निर्णय लेता है? सब कोई मिलकर निर्णय लेता है। ग्रामीण स्तर पे आदि ग्राम पंचायत जब होता है वहां पर भी आपको कैसा देखने को मिलता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। अभी तक दो बात क्लियर हुआ, लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था, लोकतंत्र क्या है? शासन व्यवस्था। दूसरी बात, लोकतंत्र कितने प्रकार के? दो प्रकार के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं भागीदारी करती है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता प्रतिनिधि के माध्यम से भागीदारी करती है। भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। भारत में शासन व्यवस्था कौन सा है? लोकतंत्र है। ठीक है, सैनिक शासन से हमारे यहाँ नहीं है। और शासन व्यवस्था के कई रूप हैं, उनमें से सबसे बेहतर शासन व्यवस्था क्या है? लोकतंत्र है। लेकिन ये नहीं बोल सकते सबसे बढ़िया लोकतंत्र ये, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में भी कमियां है, लोकतंत्र में भी कमियां है। अब बात आता है सर, लोकतंत्र अगर शासन व्यवस्था है, इसमें जो शासन चलाया जाए, इसमें जो क्या चलाया जाएगा? शासन चलाया जाएगा, वो किसके आधार पे होगा? इसमें जो शासन चलाया जाएगा वो किसके आधार पर होगा? आधार का मतलब क्या होगा कि अगर कहीं ना कहीं अगर शासन चलाएगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए? नियम और कानून। नियम और क्या है? कानून। जैसे क्लास में शासन व्यवस्था, आप इधर से उधर जा नहीं सकते हैं, आप आराम से एक जगह बैठ सकते हैं, हमारी बातों को सुनिएगा। ये सब क्या हो गया? नियम और कानून। ये सब क्या हो जाए? नियम और कानून। जैसे क्लास में तुमको हम शासन व्यवस्था समझाते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे क्लास में आप कुछ भी खड़ा होकर पूछ सकते हैं, जैसे ही खड़ा होकर पूछे हम आपको बताएंगे। ये क्या है? लोकतांत्रिक। कहीं ना कहीं आपको आपके बात हमारे पास आता है, हमारे बात आपके पास जाता है। यहीं पर हम कल बन जाए राजा। ठीक है, क्लास में क्या हम जो बोलेंगे वही होगा? हमारी मन होगा तो आपको छूट देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। ये राजशाही हो जाएगा। फिर हम तानाशाह बन जाएंगे। तानाशाह कहेंगे हम जिधर भेज दे उधर बैठना होगा। मानवता का कोई नियम कानून नहीं होगा। बोल दे उल्टा लटक के पढ़ना है तो उल्टा लटक के पढ़ना होगा। तानाशाह में यही होता है। अब बोल दे उल्टा ही पढ़ना है तो उल्टा आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं होगा रस्सी लेके घुमा देंगे आपको। ये तानाशाह है। लेकिन क्लास की प्रक्रिया भी क्या है? लोकतांत्रिक। क्या है? लोकतांत्रिक। आप भी बोलिए, हम भी बोल रहे हैं। लेकिन ये तो शासन व्यवस्था, ये क्या है? शासन क्लास को चलाने का प्रक्रिया। लेकिन क्लास में नियम भी तो है। नियम क्या है? आप एक जगह बैठेंगे, लड़की एक रो में और लड़का एक रो में बैठेगा, आप हल्ला नहीं कर सकते क्लास में। ये क्या है? नियम और कानून। तो भारत ऐसा देश है, अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, तो नियम कानून चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल नियम कानून चाहिए। जो नियम कानून है वही देश का क्या है? संविधान है। जो नियम कानून है वही भारत का क्या है? संविधान है। संविधान कोई बाहर से थोड़ी है। नियम, संविधान क्या है? संविधान नियम कानून का संग्रह है। नियम कानून का क्या है? संग्रह। ऐसा रट्टा मारा, संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी भी देश को चलाने के लिए पूरी नियम कानून को लिखा जाता है, उसे हम लोग संविधान के नाम। कुछ नहीं है, संविधान नियम और कानून है। नियम कानून किसमें है? संविधान में। किसको चलाने के लिए? भारत को चलाने के लिए। और हम सभी जानते हैं कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त को, है ना? तब 26 जनवरी को, चल 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या होता है? हमारे यहाँ लागू होता है। संविधान में है क्या? नियम और कानून। नियम और कानून। एक बात बताओ, नियम और कानून जो 11th में पढ़ा है उन्हें बताएगा, ठीक है? क्योंकि 11th में जो पढ़ा होगा उसको सब चीज पढ़ा है। जो 11th में था उन्हें, जो नया बता, नियम और कानून सिर्फ जनता के लिए है, सरकार के लिए भी है। नियम कानून जनता के लिए भी है, सरकार के लिए। दोनों भी एक सीमा से बाहर नहीं जा सकता। जैसे बोला हमारे यहाँ कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है। मौलिक अधिकार में एक है बोलने की स्वतंत्रता, जैसे हम लोग अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता बोलते हैं। अब बोलने की स्वतंत्रता में उस पर भी रोक है, क्या आपके द्वारा बोले गए शब्द किसी को खराब ना लगे। स्वतंत्रता तो है, किस सीमा तक? किसी भी चीज को पूरी तरीके से छूट दिया जाना वो अनिवार्य नहीं है, वो कहीं ना कहीं वो खराब हो जाता है। आप बोल दे आपको स्वतंत्रता है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, पूरी तरीके से स्वतंत्रता दे देते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। अगले दिन आप किसी घर में चल जाइएगा, बोलेगा मौलिक संविधान पढ़े आप? नहीं पढ़े, कहीं भी आ जा सकते हैं। वहां रोक है कि आप किसी के प्राइवेट क्या कहते हैं, आप अगर किसी का निजी जगह वहां नहीं जा सकते आप। अब मौलिक अधिकार जब पढ़ेगा, जितना भी संविधान के द्वारा मिला है, आपको पूर्णतः आजादी नहीं देता, उस पर क्या है? रोक है, ठीक है? ये नियम वही हो गया। आगे आपका थाली परोस के रख दिया और आप लेकिन खाइएगा क्या कीजिएगा? पूछ के खाइएगा, ठीक है? अब बोल देता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। अकल जाओ तुम थोड़ा सा गलत कार्य करो, उठा के लेके चल जाता है। बोलता है कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जाने के चक्कर में किसी का चल जाओ, बोलता है नहीं वहां नहीं जा सकते आप। बोलता है कुछ भी बोल सकते हैं, बोलता है किसी खराब लग गया आप नहीं बोल सकते। बोलता है कहीं भी प्रदर्शन कर सकते हैं, बोलता है सार्वजनिक जगह पे नहीं कर सकते। एक तो लड्डू दिया और दूसरे हाथ से ऐसे लेने के फिराक में थोड़ा इधर उधर क्या ले लेगा तुरंत। बोला नहीं कि जुलूस निकालो, धरना करो, प्रदर्शन करो, जुलूस धरना प्रदर्शन करो। बोलता अगर आम आदमी की दिक्कत हो गया तो आप नहीं कर सकते।
हमको दिक्कत होगा हम 144 लगा देंगे, सरकार बोलती है अगर ज्यादा दिक्कत 144 लगा देंगे। तो संविधान कहीं ना कहीं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, चाहे जनता हो चाहे सरकार हो, दोनों के लिए नियम कानून देता है। तो हमने समझा भारत में कैसी प्रक्रिया लोकतांत्रिक है, नियम कानून के लिए हमारे क्या है संविधान। संविधान के बाहर ना तो जनता है ना ही सरकार है। अब मान लो हम प्रतिनिधि को चुन देते हैं, कल सरकार को चुन देते हैं, सरकार गया अगले दिन बोल दे अब चुनाव नहीं होगा, नियम कानून नहीं रहेगा तो बोलेगा चुनाव नहीं होगा, जब तक जिंदा है मेरे द्वारा ही सारा चीज चलेगा। तो संविधान उसको रोकता है कि आप कहीं ना तानाशाह ना हो जाए, आप संविधान के बाहर नहीं हो सकते हैं। संविधान से बाहर अगर होइएगा तो हमारे यहाँ अगर संविधान से गलत कार्य किया जाए, हमारे यहाँ न्यायालय की व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के द्वारा गलत किए गए नियम और कार्यों पे तुरंत क्या करती है, रोक लगाती है। इन सबको थोड़ा बहुत समझना है, चैप्टर से कोई लेना नहीं, सब पढ़ाएंगे तो इसको समझ में आएगा, सिर्फ यही है, ठीक है। दूसरा चैप्टर में बता देंगे हम सरकार कैसे बनता है। चलते हैं मुख्य चैप्टर की ओर। हमने क्या समझा, लोकतांत्रिक, लोगों का शासन होता है। जब भारत आजाद होता है हमने क्या अपनाया था, लोकतंत्र अपनाया था। याद क्या करना है हम बता देंगे, क्वेश्चन आंसर क्या करना हम सब बता देंगे, इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना होना। उतना लंबा बताया सर जी, हमको कुछ नहीं याद है, कुछ नहीं याद है। लोकतंत्र पता है, लोकतंत्र दो प्रकार पता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। भारत में कैसा है, और प्रत्यक्ष है। और सभी क्या कहते हैं, नियम कानून के संग्रह को क्या बोलते हैं, संविधान। नियम कानून जनता सरकार दोनों के लिए। इतना ही बात याद करना था पूरे क्लास में। ये नहीं जितना हम बोल रहे हैं आपको पूरा याद हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हम जितना बोल रहे हैं अगर 1% भी याद होगा ढेरी हो जाएगा। और याद क्या करना है हम बताएंगे, लघु दीर्घ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सारा क्या होगा क्लास में हम टिक आउट करवा देंगे, ठीक है। आपको लगेगा मेरे जैसा आप बोलना सीख जाओ तो आपको बहुत मेहनत करना होगा, ठीक है। क्या हमको यहाँ तक पहुँचे 4 साल लग गया, कम से कम तुमको 4 दिन तो जरूर पढ़ना होगा तब ना पहुँचेगा। तो उतना याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। याद करने के बाद ये लोकतंत्र भारत में है, भारत में संविधान है जिसके तहत सरकार जनता दोनों चलती है। अब मुख्य रूप से चलिए हमारे साथ डायरेक्ट चल जाइए 1947 में। कहाँ चल जाए, 1900 जन्म तो नहीं हुआ होगा, कोई बात नहीं मेरा भी नहीं था, शायद पापा मम्मी का भी नहीं हुआ होगा। 1900 इतना पूर्णा किसका मम्मी पापा होगा, कितना साल हो गया, 40 3 50 53 25 79 साल किसका, 78 79 साल किसका मम्मी पापा हो गया है ना। दादी का, दादी मरी नहीं अभी तक जा, तो ये को बहुत बचले है 79 साल थोड़ी हुआ किसी मम्मी पापा नहीं रे। तो कोई बात नहीं, हुआ या ना हुआ बर्थडे थोड़ी मनाना उसका। चल 1947 पे 1947 हम सभी जानते हैं भारत क्या होता है, आजाद होता है। जिस दिन आप मिठाई खाते हैं, ठीक है, एकदम जलेबी खाते हैं डंगा के, और बहुत ही और क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं वह दिन हम लोग के लिए बहुत निंदनीय है। दिल्ली साइड, पंजाब साइड जो उस दिन दंगा हुआ था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप तो मिठाई उठाई खा लेते हैं 15 अगस्त के बाद, ठीक है। वह दिन 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान बना था, दंगा जो हुआ था खतरनाक तरीके से दंगा हुआ था। और दंगा किसी भी परिस्थिति में सही नहीं है। दंगा होता कब है, जब धार्मिक रूप से आप अपने धर्म को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, दूसरे धर्म को नीचा समझते हैं। धर्म कभी भी नहीं कहता है उस धर्म का व्यक्ति खराब है, इस धर्म का व्यक्ति खराब है। व्यक्ति ही खराब होता है, धर्म नहीं होता है, व्यक्ति ही खराब होता है। वो बढ़िया है वो खराब है, ठीक है। और जो व्यक्ति ये बढ़िया है वो खराब करता है, मेरे ख्याल से धर्म के सिद्धांत पे चलता। कोई भी धर्म हिंसा करने के लिए सिखाता ही नहीं है। दंगा क्या है, दो धर्मों के बीच मारपीट होना। 1947 में अभी पढ़ेंगे हम लोग जब जानेंगे राष्ट्र निर्माण की चुनौती, चैप्टर का नाम ये चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। जब 1947 में देश को एक नए सिरे से बनाया जाए। ध्यान से देख, देश और राष्ट्र दोनों में अंतर है। किसी को पता है देश और राष्ट्र में क्या अंतर है? पूर्णा स्टूडेंट, पूर्णा नया वाला होता, दो शब्द है देश और राष्ट्र, दोनों में कोई अंतर? नयो वाला बता, पूर्णो वाला बता तो पहले सर है। तो एक के बाद देश है तो राष्ट्र है। तुम बेटा है तो मिसबा वाला है तो बेटा, एक के बाद तो हुआ पहले राज्य है, फिर उसके बाद देश है। पहले देश है तभी हम देश और राष्ट्र बोले। हाँ, बात घुमा रहा है, पॉलिटिकल मास्टर के सामने घुमा रहा है। ध्यान से देख, दोनों में कोई अंतर न है, ठीक है। देश बोलिए चाहे क्या बोलिए, राष्ट्र बोलिए। ध्यान से देखिए, पॉलिटिकल जब पढ़ते हैं तो उसमें राष्ट्र शब्द का यूज किया जाता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें देश शब्द का यूज किया जाता है। इतना ही अंतर है, ठीक है। शब्द का अंतर, इसलिए आप पॉलिटिकल में हमेशा किन शब्द का यूज कीजिएगा? राष्ट्र शब्द का यूज कीजिएगा। पॉलिटिकल में किसका कीजिएगा? राष्ट्र, देश नहीं। और ज्योग्राफी में किस शब्द का प्रयोग किया? देश। ज्योग्राफी में कहीं नहीं राष्ट्र लिखा होगा, ठीक है। यहां पर क्या लिखता है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण का मतलब क्या है? राष्ट्र 1947 में भारत आजाद होता है। भारत आजाद के साथ ही भारत से कौन अलग होता है? भारत से ही एक पार्ट के रूप में पाकिस्तान होता है। पाकिस्तान अलग होता है। देश को एक नए सिरे से बनाना था। निर्माण का मतलब क्या था? बनाना। निर्माण का मतलब क्या था? बनाना।
देश को नए सिरे से बनाना था। और नए सिरे में यह बात था कि हम लोग पहले अंग्रेज के गुलाम थे, अंग्रेज के, उससे पहले मुगल का, उससे पहले राजा का। तो हमारे अंदर लोकतंत्र क्या होता है इसका कोई पता ही नहीं था। लोकतंत्र नाम का कुछ होता है कुछ पता नहीं था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व का दुनिया में क्या कहते हैं कहीं ना कहीं सिद्धांत देखने को मिला। भारत पहला देश थोड़ी लोकतांत्रिक को अपनाने वाला है। लोकतंत्र होता क्या, अगर एग्जांपल अभी तुम जानिए, लोकतंत्र शासन व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सर जनता को बोलने का अधिकार है और जिसको चुनता है वो भी जनता के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है, अब तुम गरीब बस्ती में चल जाओ लोकतंत्र बोलो, कौन समझेगा? हाँ, लोकतंत्र समझेगा ही नहीं वो। तो भारत 1947 में आजाद होता है, 13% आदमी शिक्षित था। 100 में क्या परसेंट? 13%। कहानी है, कहानी खाली सुनना है। ठीक है, बोर्डिंग नेक्स्ट सर समझ में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम हैं उसके लिए, हम बताएंगे। सुनिए, आप खाली क्या करना है, सुनिए। क्वेश्चन कैसे लिखेगा हम जैसे हिस्ट्री में क्वेश्चन आंसर है ना, वैसे इसमें मिल जाएगा। और कुछ का क्वेश्चन आंसर हम लिखवा देंगे। ठीक है, फिर गैस पेपर मिलिए करता है, उधर से हो जाएगा। इसको सिर्फ आपको कहानी के रूप में क्या करना है, सुनना है। अब समझ ध्यान से, जब भारत 1947 आजाद होता है, 12 से 13% शिक्षित जनसंख्या है। उसमें नेहरू जी बोल रहा था कि हम देश में लोकतंत्र करेंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाएंगे। और हमारे यहाँ पहला चुनाव होता है 1952 में। पहला चुनाव कब होता है? 1952 में। अब एक सवाल यहीं पर बन जाता है कि तुमको पढ़ने को मिलता है कि 1947 में भारत आजाद होता है और 1952 में हमारे यहाँ पहला चुनाव होता है। दूसरा चैप्टर में चुनाव को हम लोग पढ़ेंगे। 47, 48, 49, 50, 51, 52, 6 साल के दौरान शासन व्यवस्था किसके हाथ में रहा? लोकतांत्रिक प्रक्रिया था 6 साल के दौरान? नहीं था। वहां पर चुना गया था? नहीं था। 1947 के समय भारत में क्या किया गया था, अंतरिम सरकार बनाया गया। अंतिम सरकार में कुछ व्यक्ति को, जैसे कि नेहरू जी प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री इत्यादि सब कुछ व्यक्ति को बना दिया बिना चुनाव हुआ, बिना चुनाव। पहली बार जो चुनाव हुआ बना, आपको 2 ऑब्जेक्टिव पढ़ने को मिलेगा। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला बार जो चुनाव हुआ उसमें प्रधानमंत्री कौन देखने को मिलेगा। और स्वतंत्रता के समय यानी 1952 और 1947 के बीच जो सरकार बना हुआ रहता है उसे अंतरिम सरकार बोलते हैं। क्या, कौन सा सरकार बोलते हैं? अंतरिम। अंतरिम सरकार क्या है, जब भारत देश में चुनाव नहीं हुआ था 1947 से 1952 के बीच जो व्यक्ति मंत्री प्रधानमंत्री बना रहा उसे हम लोग अंतरिम सरकार के नाम से जानते हैं। अंतिम सरकार कब? 1947, 1952। 1952 में जब चुनाव होता है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है, तब जाके हमारे सरकार व्यवस्था जो है पूरी की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखने को मिलता है। अंतिम सरकार का मतलब क्या है? 1947 से 1952 के बीच जो कि लोकता कहीं ना कहीं चुनाव के माध्यम से चुना गया नहीं था, एक तरीके से मनोनीत रूप में बनाया गया मंत्री प्रधानमंत्री था, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरिम सरकार। क्या बोलते हैं? अंतरिम सरकार के नाम से जानते हैं। कब से कब? 1947 1952 के बीच। और 1952 हमारे यहाँ पहली बार क्या होता है? चुनाव होता है। अब बोल के 1952 में क्यों 5 साल का है? क्योंकि अभी तुम लोग देखेगा जब चुनाव होता है तो वोटर लिस्ट तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है? वोटर लिस्ट। उतना बड़ा देश था, जब पढ़ा लिखा आदमी है, लोकतंत्र क्या समझेगा? भारत के सामने सबसे पहला चुनौती, जैसे लिखा है ना, राष्ट्र निर्माण की चुनौती, पहला चुनौती यही हो गया कि आप लोकतंत्र ला रहे हैं, लोकतंत्र क्या समझेगा? लोकतंत्र समझे तब ना कोई। दूसरी बात, लोकतंत्र समझे उतना बड़ा देश मतदाता सूची कैसे बनेगा? तीसरा बात की आखिर इन सभी चीजों को लागू कैसे? सबसे बड़ा लफड़ा ये था 1947 में, सबसे बड़ा लफड़ा लोड जो लेता है ये लेता है कि 1947 ईस्वी में हमारे यहाँ क्या होता है, पाकिस्तान के रूप में देश का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। आप देखिए कैसे कैसे मांग होता है, हम डायरेक्ट 1947 से पढ़ाएंगे। ठीक है, 1947 के समय देश का क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। भारत में अगर देखिएगा, भारत का इस प्रकार से आपको मैप देखने को मिलेगा। ठीक है, इस साइड को हम लोग पूरब बोलते हैं और ये साइड को क्या बोलते हैं? पश्चिम बोलते हैं। अब पूरब पश्चिम में देखिए, यहां पर एक पश्चिमी पाकिस्तान घोषित किया गया और यहां पर क्या घोषित किया गया? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, अब पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो घोषित किया गया था, इसका आधार दिया था धार्मिक बहुसंख्यक। क्या दिया था? धार्मिक बहुसंख्यक। इसमें कहीं भी कतई ये बात नहीं बोला गया था हिंदू हिंदुस्तान में रहेगा, मुस्लिम पाकिस्तान में, ये बात बोला ही नहीं गया था। ठीक है, यहां पर यह बात बोला ही नहीं गया था। बोला कि इन दोनों क्षेत्रों में मुस्लिम की संख्या अधिक है, क्योंकि उसमें 16 अगस्त 1946 को तुम्हारा ये मुस्लिम लीग का इतना ज्यादा मांग था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मना दिया था, जिसमें दंगा कर रहा था, वो चाह ही रहा था हम अलग हो। मुस्लिम लीग की पूरी तरीके से मांग था, जिसमें अली जिन्ना का एक कथन भी था कि हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग है, ना ही दोनों में शादी विवाह होता है, ना ही एक दूसरे का खाने जाता, ना ही दोनों रहन सहन एक है, ना ही वेशभूषा एक है, ना ही धर्म एक है, ना ही संस्कृति एक है। तो भारत में हिंदू मुस्लिम एक नहीं रह सकता। अली जिन्ना आज होता वो देखता। भारत के कुछ क्षेत्रों में सांप्रदायिकता को दंगा छोड़ते हुए भारत के अधिकतर जगह संस्कृति तुमको मेल मिलाप का दिखेगा। आप उत्तराखंड साइड चल जाए, जम्मू कश्मीर साइड चल जाइए, आपको पता ही नहीं चले कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। आपको बिहार और यूपी में ही थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा।
अली जिन्ना ये बात बोला था 1947 के समय। अली जिन्ना का मानना ही था हम जाके एक नया देश बनाए, उसका प्रधानमंत्री हम बने, और उसको हवा देने वाला कोई और नहीं था, अंग्रेज भी था। भारत को क्या करो, बांट दो। भारत को बांट दिया, जिसके कारण आज तक क्या है, लड़ाई है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। अली जिन्ना का सबसे बड़ा हाथ था। भारत तो आखिरी तक नहीं चाह रहा था पाकिस्तान को हम लोग बांटे। महात्मा गांधी कहा था कि मेरे मृत्यु के सैया पर ही पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान बन गया। नाथूराम गोडसे बोला कि यह तो गलत है, पाकिस्तान बन गया तो इसको किसको, नाथूराम गोडसे किसको टपका दिया, क्योंकि महात्मा गांधी बोला था कि मेरे जीते जी पाकिस्तान कभी बने। पाकिस्तान तो बन गया था। नाथूराम गोडसे देखा जिंदा है अभी तक नहीं बुझा। 1947 में नहीं बुझा अभी तक। महात्मा गांधी बोला था कि पाकिस्तान मेरे जीते जी कभी नहीं बन सकता है, मेरे मृत्यु के सैया पे ही पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान तो बन गया 47 में, लेकिन महात्मा गांधी, नाथूराम गोडसे बोला इसके वचन को सत्य साबित किया जाए। क्या, अरे एक गोली यहां नहीं, 2-3 गोली मारा, 3 गोली शायद मारा था। एक बात बताओ, महात्मा गांधी अहिंसा का पुजारी था ना, अहिंसा का पुजारी था। महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे अगर चलता, क्या नाथूराम गोडसे को फांसी होना या जेल लेके जाना सही था, गलत था? गलत है ना, क्योंकि महात्मा गांधी बोलता है एक थप्पड़ यहां मारे, एक थप्पड़ यहां मारे, यही बोलते थे ना। तो एक गोली इधर मारे, कहता एक गोली यहां मारे क्या हंसने वाली बात नहीं, सोचो, ठीक है। लेकिन गलत बात है मारा जाना। भारत का एक कहीं ना कहीं एक युग का वो नेता था, और मारा जाना कहीं ना कहीं भारत के लिए खराब चीज था, ठीक है। ऐसे नाथूराम गोडसे पर आरोप लगता है वो हिंदू का सपोर्टर था, ठीक है। आरोप है कि हिंदू का सपोर्टर था, इसलिए क्या कहते हैं, इसको गोली मारा है। किसको? महात्मा गांधी को। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं था। नाथूराम गोडसे सबसे बड़ा आरएसएस का विरोधी था। आरएसएस हिंदू का एक संघ के रूप में आरएसएस का विरोधी था। अरे ये किताब को पढ़ाने के लिए एक बात बताना हम भूल गए कि जातिगत रूप से अगर किसी प्रकार का मेरे द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता, अगर किसी को खराब लगे तो आप क्लास में ही बोल लीजिएगा, ठीक है। आप जाके यहाँ की बात बाहर करने का कोशिश नहीं कीजिएगा। मेरे द्वारा उन्हीं शब्दों को बताया जाएगा जो कि आपके लिए फायदामंद होगा और किताब आधारित होगा, ठीक है। मेरे द्वारा उसमें कोई भी शब्द का प्रयोग या हम कोई भी शब्द ऐसा नहीं जो कि मेरे द्वारा बनाया गया होगा, ठीक है। किताब है, ऑथेंटिक है, जो भी बताएंगे हम किताब दिखा देंगे। और किताब गलते बोला तो हम गलते बता के निकलेंगे, क्योंकि सवाल आंसर आपको उसी में मिलेगा। क्या कहते हैं, नंबर जो मिलेगा उसी में। मेरे द्वारा इसमें कुछ भी शब्द को जोड़ने का प्रयास नहीं किया जाएगा। पॉलिटिकल कुछ विवादित सब्जेक्ट है ना, क्योंकि इसमें धर्म राजनीति चलेगा। भारत में पॉलिटिकल आप पढ़े, धर्म का राजनीति चलेगा ही चलेगा, और धर्म सबसे ऊंचा होता है। और आपके द्वारा अगर किसी धर्म के या जाति के संदर्भ मेरे द्वारा अगर कोई गलत शब्द निकल जाए, आप हमें बोल लीजिए, कुछ तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। कि बोलने सर ऐसा नहीं ऐसा होता है, अगर आपकी बात सही होगा तो उस बात को हम मानेंगे। आप चुपचाप रह के अपने मन में बात लेके नहीं जाइएगा। आप हमसे क्या कीजिएगा, बोल लिया सर ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो अगर सही होगा तो आपकी बात को हम मानेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। क्या सर? बोले तो तू बोले, हम क्या? वही बात तो ये की था, अंतरिम सरकार का गठन 1946 में होता है, और क्या कहते हैं देश आजादी 1947 में गठन होता है, वहीं से सरकार चलेगा ना। 47 में देश आजादी के संदर्भ में बता रहे, आजाद का 1947 में, तो 1946 से भी ले लो। तो 1952 तक अंतरिम सरकार चला। उससे पहले का जो भी सरकार चले वो किस सरकार के रूप में, अंतिम सरकार के रूप में। हम आजादी की बात बताए थे, 1946 में बन गया था सरकार। तो अंग्रेज जिस दिन छोड़ के जाएगा उस दिन से ना आपका शासन व्यवस्था लागू के रूप में देखिएगा। सरकार का गठन तो पहले हो गया। हाँ, ब्याह जब होता है आदमी का शादी की डेट पहले बनता है ना, ब्याह हो जाता है तब ना माना जाता है पति और पत्नी, पहले बात। सरकार हम ऐसे लिखाएंगे 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार हमारे बना था, जब लिखाएंगे हम लिखाएंगे वहाँ, अभी ऑब्जेक्टिव नहीं ना। 1947 शासन व्यवस्था चला, बढ़िया क्या पूछ लिया, आपका गलती नहीं होता ऑब्जेक्टिव। कहाँ थे हम लोग? हाँ वही, खराब उराब लगेगा हमको बोल लेना पहले, बढ़िया रहेगा। हम जब भी बताएंगे 2 पक्ष में, सकारात्मक नकारात्मक दोनों बताए जाएंगे। पॉलिटिकल है, इसमें खाली कहानी चलेगा और इसमें कुछ भी इधर उधर का बातें नहीं चलेगा। सुनिए ध्यान से,
1947 में देश आजाद होता है, ठीक है। उस समय सबसे बड़ा नेता में नेहरू था, गांधी सब था, और नेहरू कहीं ना कहीं देश के आजादी के सबसे बड़ा व्यक्ति जो भारत को संभालने के क्रम में था वही व्यक्ति को माना। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी उसी समय था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं। अभी आप जानिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता था। भारत विभाजन से पहले एक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि राष्ट्र निर्माण में नेहरू का क्या दृष्टिकोण था, ठीक है। आज तक ये दीर्घ पूछा नहीं है, ठीक है, इन पूछे जाने की संभावना है। इस चैप्टर से सवाल रहेगा पहला दीर्घ में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तुमको तीनों हम कल यहीं पर याद करवा देंगे। राष्ट्र निर्माण की क्या चुनौतियां थी यही याद होगा, आप खुद उसको बोलिएगा। ये दीर्घ का सवाल होगा, उसके अलावा लघु सवाल होगा जो कि किताब में हम लोग याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। दीर्घ बनेगा एक ही कि राष्ट्र निर्माण की क्या क्या चुनौतियां थी। सबसे पहला तुमको यही हो जाता है कि लोकतंत्र लागू करना, ठीक है। दूसरा ये हो जाता है कि व्यक्ति के बीच एकता स्थापित करना, क्योंकि विभाजन के बाद विभाजन पूरा भी पढ़ेंगे जाके, तुम देखा कैसे विभाजन हुआ, कैसे मारपीट हुआ, कैसे दंगा, वो सब देखेगा अभी, ठीक है। अभी इसका व्याख्या नहीं हुआ, सिविक चैप्टर का मेन पार्ट ही हम लोग देख रहे हैं। मुख्य चीज देखें चैप्टर के अंदर है क्या। पहला, विभाजन के समय समस्या क्या हो गया, लोकतंत्र स्थापित करना। दूसरा, जो दंगा हुआ था हिंदू मुस्लिम के बीच, जो एकता टूटा था, उसको एकता स्थापित करना। और तीसरा, इतना बड़ा देश में विकास कैसे किया जाए, सबका विकास किया जाना था। तो ये कहीं ना कहीं भारत के समय क्या था, समस्या। लेकिन उससे पहले जो मेन टॉपिक किया जाता है नेहरू के संदर्भ में कि नेहरू का क्या दृष्टिकोण था। दृष्टिकोण का मतलब कि नेहरू क्या सोच रखता था भारत के विकास के लिए, नेहरू का दृष्टिकोण। अब यहां पर लिखा हुआ है क्या, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। अब राष्ट्र निर्माण का मतलब एक देश को नए सिरे से बनाना था। कब, जब पाकिस्तान क्या कहते हैं भारत को छोड़ के अंग्रेज चले गया, भारत को एक नए सिरे से बनाना था, राष्ट्र का क्या करना था, निर्माण करना था। नेहरू का दृष्टिकोण इसमें से दिया गया है, आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं। हम कुछ बातें बता देते हैं। नेहरू का दृष्टिकोण में सबसे पहला बात था कि नेहरू कहता था संवैधानिक रूप से भारत चले, ठीक है, इसमें किसी व्यक्ति का तानाशाह ना हो। ये बिल्कुल सही है कि कोई भी देश को संवैधानिक रूप से चलना चाहिए जिसमें जनता और सरकार दोनों को क्या मिल सके, छूट मिल सके। तो ये बात तो पहला सही है कि देश में सर्वोच्च किसका जगह हो, संविधान का। इसको हम शॉर्ट में पढ़ाते, क्या कारण है पूछता नहीं है। दूसरा बोला था राज्य निर्माण, क्या बोला गया, राज्य निर्माण। इसका अर्थ यह था कि देश में संघात्मक व्यवस्था हो, एकात्मक, दोनों का विचित्र मिश्रण हो, ताकि राजनीतिक अस्थायित्व बना हो। आप समझिएगा कि हमारे यहाँ सबसे ऊपर क्या देश, और देश के अंदर क्या हो जाएगा, राज्य। देश के अंदर क्या हो जाएगा, राज्य, ठीक है। और राज्य के अंदर फिर आपका जिला, और जिला के अंतर्गत आपका गांव शहर आ जाता है, जिसमें पंचायती शासन व्यवस्था देखते हैं। तो अगर शासन का एक जगह आपको यहां पर कहीं ना कहीं केंद्रीकृत नहीं दिखेगा, शासन का कई स्तर पे क्या दिखेगा, बंटवारा, पहले केंद्र, फिर क्या दिखेगा, राज्य, और फिर आपको जिला स्तर पे, पंचायती स्तर पे आपको चुनाव व्यवस्था क्या कहते हैं, सरकार देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं राज्य निर्माण इसका दूसरा सोच। तीसरा पॉइंट पे इसके द्वारा कहा गया कि सामाजिक व आर्थिक न्याय, क्या बोला गया, सामाजिक और आर्थिक न्याय। इसको याद नहीं करना, खाली देख के निकल जाओ, ठीक है। चौथा पॉइंट कहता है, चौथा, शिक्षा व कानूनी व्यवस्था, क्या होनी चाहिए, शिक्षा एवं कानूनी व्यवस्था। छठा पॉइंट लिखता है कि विदेश नीति, ठीक है। याद रखिएगा नेहरू जी के संबंध में कि नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ कि नेहरू जी पहला हमारे विदेश मंत्री भी थे। अब विदेश मंत्री क्या होता है, विदेशों के साथ हमारा कैसा संबंध रहेगा वो विदेश मंत्री ही निर्धारित करता है। कल आप पता करके आइएगा कि हमारा अभी विदेश मंत्री कौन है, किसी को पता है? अभी विदेश मंत्री शायद एस जयशंकर है, कल पता करके आना, ठीक है, यही होगा संभवतः, ठीक है। और भारत का पहला नेहरू जी पर क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री होने के साथ साथ क्या था, विदेश मंत्री भी था, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव तो ऐसे बन जाता है, भारत का पहला प्रधानमंत्री नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और विदेश मंत्री भी था। और इसके द्वारा ये बातें था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था हो, राज्य का निर्माण हो, सामाजिक और आर्थिक न्याय, समाज में सभी व्यक्ति को आर्थिक रूप से क्या मिल पाए, न्याय मिल पाए। चौथा पॉइंट क्या था, शिक्षा और कानूनी व्यवस्था लागू हो। और पांचवा क्या है, विदेश नीति। ये पांचों क्या है, नेहरू का दृष्टिकोण है। नेहरू का क्या है, दृष्टिकोण है, देश को एक नए सिरे से बनाना, जिसमें सर्वोच्चता किसकी होगी, संविधान का। कब है हम लोग 1947 में, जहां पर हम लोगों को लोकतंत्र के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है, देश नया नया आजाद हुआ है, ठीक है। अब सोचो झंडा उंडा फहर रहा है चारों बगल, ठीक है, नेहरू जी वहां है, कांग्रेस का दो चार, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा, कोई कुछ ही व्यक्ति है, और ये सब बोल रहा है कि देश में संविधान सबसे ऊंचा होगा, समाज में सामाजिक आर्थिक न्याय होगा, यानी सबकी गरीबी स्थिति सुधार होगा, समाज में शिक्षा को फैलाया जाएगा। अभी देश में कुछ नहीं है, 1947 में आजाद ही हो रहा है। और उसके बाद क्या बोला है, विदेश नीति, विदेश के साथ हमारा कैसा संबंध रहेगा, ये सब किसका दृष्टिकोण है, नेहरू का दृष्टिकोण है। लेकिन इसलिए हम इसको हल्ला नहीं करेंगे ज्यादा, कारण है कि पूछता तो पढ़ने की आवश्यकता फालतू है। आइए करते हैं हम लोग बंटवारा करते हैं। क्या करते हैं,
बंटवारा करते हैं भारत का, ठीक है, किस पे बंटवारा करते हैं? पाकिस्तान के रूप में। हम नहीं करते हैं, परिस्थिति ही वैसा था, ठीक है। इसी में नेहरू जी के द्वारा एक लाइन कहा जाता है, विविधता में एकता। ये लघु का सवाल है, 2-3 बार आपको बता देते हैं, याद हो जाएगा। विविधता में एकता, क्लास 10th में भी आप पढ़े हो, कोई बताना चाहेंगे? ये सवाल पूछेगा, लघु का एक सवाल यहीं पर आ रहा है, जितना आप पढ़े। अब पूछने वाला सवाल है कि आप विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? हाँ, वही बात है कि धर्म अलग अलग देश का, लेकिन लघु में इसको कैसे लिखना? नेहरू जी का मानना था कि विविधता में एकता जरूरी है। भारत जैसे देश में जहां कहीं ना कहीं हर एक 10 किलोमीटर पे व्यक्ति का जाति अलग हो जाता है, बोली अलग हो जाता है, भाषा अलग हो जाता है, संस्कृति अलग हो जाता है। सिंपल इसको लिखना कैसे है कि जिस प्रकार से 5 उंगली हमारा बड़ा छोटा है, लेकिन हथेली क्या है? एक है। हथेली क्या है? एक है। ठीक उसी प्रकार से भारत में कई धर्म, कई जाति के व्यक्ति रहते हैं, जिसका धार्मिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे, वेशभूषा स्तर पे सभी कोई क्या है? अलग अलग। सभी कोई क्या है? अलग अलग है। तब पर भी जब भारतीयता की बात होती है, सब एक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं यही भारत को विविधता में एकता का परिचय देता है। आज भी भारत में अगर कुछ भी परिस्थिति बनता है तो सभी एक हो जाते हैं। वह धर्म जाति को व्यक्ति क्या करते हैं? भुला देते हैं। विविधता में एकता का तात्पर्य यही है कि इतना धर्म संस्कृति होने के बावजूद भी, वेशभूषा अलग होने के बावजूद भी, खान पीना भी अलग होने के बावजूद भी, ठीक है, तब पर भी हम सभी क्या है? भारतीय हैं। उसके बाद हम लोग अपना जाति है। पहला देश बचेगा तब ना आपका जाति बचेगा। संविधान में क्या बोलता है? हम भारत के लोग। कहाँ बोलता है हम हिंदू लोग, हम मुसलमान लोग, हम सिख लोग, हम ईसाई लोग? कहाँ बोलता है? जाति सेकेंडरी है। पहला हमारे देश के लिए पहला क्या है? देश है। देश बचेगा तब ना धर्म, कि पहले धर्म पहले देश? पहला देश। देश बचिएगा तब ना आप पूजा पाठ करने जाए, इबादत करने जाए, तो कहाँ जाइएगा? पूरे हालात खराब। जब उसके अंग्रेज के समय ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा था, जो हमारा धर्म है, देश बचे तब ना। तो यहां पर क्या कहते हैं? नेहरू जी के द्वारा कहा गया भारत में विविधता में एकता जरूरी है, और इलेक्शन जब होगा सबसे पहले विविधता को ही क्या करेगा? बढ़ावा देगा। इस जाति का है इधर वोट जाएगा, इस जाति का है इधर वोट जाएगा। नेहरू जी के बातों को भूल गया आदमी। तो विविधता में एकता पहला लागू हो जाता है कि भारत जैसे इतना बड़ा देश में, विशाल देश में, जहां व्यक्ति की धर्म और जाति कहीं ना कहीं व्यक्ति की काफी अलग है। हजारों जातियां भारत में, हिंदू धर्म में हजारों जातियां हैं। तब पर भी जब भारतीयता के नाम होती है तो वो सभी क्या हो जाता है? एक हो जाता है। एक किताब का ही फायदा है, लघु सवालन किताब में बनाया हुआ है, पता ही बात। लघु सवाल है जो आंसर दिया हुआ है, सिर्फ आपको बनाने में एफर्ट किसका लगाना होगा? दीर्घ का। लघु क्या है किताब में? फायदा ही फायदा है। वही देख के सेम टू सेम क्या करना है? छाप लेना है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं बंटवारे के विरासत तथा शरणार्थी का पुनर्वास। आइए इसको चर्चा ही करें हम। बंटवारा थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसका जितना पढ़े एक बार रिवीजन करेंगे। कहा झोला समेट दिया, पढ़ाएंगे भी रे? आइए मेन क्लास चालू करते हैं। यहां से ध्यान से देख, 1947 में, रे आज कुछ ही बातों बताएंगे, उसके बाद कल बताएंगे। सुन ध्यान से। 1947 में भारत का बंटवारा होता है। सुनिए ध्यान से रे। 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग क्या होता है? पाकिस्तान, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को हम लोग क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक से कुछ ही बातों बताएंगे। मेन टॉपिक जो यहां से चलेगा, चैप्टर जो मुख्य है यहीं से चलेगा, बंटवारा से चलेगा। इतना दूर जो बताया, एक सोच, एक क्या कहते हैं, समझ बनाने के लिए चैप्टर मुख्य यहीं से चलेगा, ठीक है। अब इसका व्याख्या कल करेंगे। और 1947 भारत का बंटवारा होता है, ठीक है। 14 अगस्त 1947 से भारत से अलग होकर पाकिस्तान बनता है, और 15 अगस्त 1947 को हम लोग क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ध्यान समझे 2-3 बात कि मैप में इतना पता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ध्यान से देख कि पाकिस्तान बनने का आधार क्या था, ठीक है। पाकिस्तान अगर बना गया तो किस आधार पे बना था? सबसे पहला कि भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता था पाकिस्तान बने, लेकिन मुस्लिम लीग के प्रयास और अन्य व्यक्ति के प्रयास के कारण पाकिस्तान का निर्माण होता है, क्योंकि इसके पहले कई दंगाएं भी देखने को मिल गया था, ठीक है। सुन ध्यान से कि इसमें अगर देखा जाएगा, पाकिस्तान बनने का जो आधार था वो क्या था? धार्मिक बहुसंख्यक। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या वो था? धार्मिक बहुसंख्यक। बोला पाकिस्तान आखिर किस एरिया को घोषित किया जाए? भारत इतना बड़ा देश था कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जहां पर हिंदू था तो मुस्लिम नहीं था, मुस्लिम था तो हिंदू नहीं था। अब घोषित किसको किया जाए? पाकिस्तान।
तो इसके लिए बोला कि जो इलाके में क्या है मुस्लिम की संख्या अधिक है उसको क्या घोषित किया जाएगा, पाकिस्तान। इसका मतलब क्या हो गया, धार्मिक बहुसंख्यक, बहु का मतलब अधिक और संख्या का मतलब जो उसकी संख्या है, जिस इलाके में संख्या अधिक है, किसकी संख्या अधिक है, मुस्लिम की संख्या अधिक है, उसे क्या बोला गया, धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पे भारत से क्या अलग किया जाएगा, पाकिस्तान अलग किया जाएगा। पूरे भारत में देखा तो पूरा 2 क्षेत्र था जहां पर मुस्लिम की संख्या अधिक थी, तो उसको किस रूप में घोषित किया गया, पाकिस्तान के रूप में। एक तो पहला घोषित किया गया, एक इस एरिया को देखा गया जो कि आज भी है, जो कि इस एरिया, इसको बोला गया पश्चिमी पाकिस्तान। क्या बोला गया, पश्चिमी पाकिस्तान। पाकिस्तान सबको गढ़ने वाला जो था 4-5 राज्यों को मिला के 14, क्या नाम था उसका लड़का, शायद लियाकत अली के नाम से था। पाकिस्तान सबको जो दिया था कोई लड़का ही पहले ही दिया था, हिस्ट्री में इसका पूरा वर्णन है, ठीक है। तो भारत में 2 क्षेत्र धार्मिक बहुसंख्यक, एक पश्चिमी तरफ से पश्चिमी पाकिस्तान और एक इस साइड देखने को मिला जिसे क्या बोला जाता है, पूर्वी पाकिस्तान। अगर आप देखिएगा इसे कहा जाता है बांग्लादेश। अभी क्या कहा जाता है, बांग्लादेश। लेकिन अभी हम लोग कहां पढ़ रहे हैं, 1900, तो बांग्लादेश अभी नहीं बोला, अभी क्या बोला है, पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश जब हम लोग 1971 में आएंगे तब 6ठा चैप्टर में होगा। बांग्लादेश कब पहुंचेंगे, 6ठा चैप्टर में। अभी कहां है, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में। और दोनों में जो विभाजन किया गया वो किसके आधार पे हुआ, धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पे, धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पे। लेकिन दिक्कत वाली बात यह था, धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पे तो किया गया, लेकिन हुआ क्या, इस इलाके में भी ना खाली मुस्लिम था, वहां पर हिंदू भी था, और इस इलाके में ना खाली मुस्लिम था ना ही हिंदू भी था। तो दोनों तरफ से क्या होता है, आन जान व्यक्ति स्टार्ट कर दिया। फायदा ये हुआ, यहाँ का व्यक्ति झूठे हल्ला कर देता है। भारत जैसा देश में अफवाह फैलने में सबसे माहिर देश है भारत, ठीक है। और कुछ नहीं पता है, गांव देहात में अगर किसी के यहाँ कुछ हुआ, ठीक है, अगर सोशल मीडिया मत डालो उसको, 2 महिला को बताओ खाली, ठीक है, 2 महिला को, अगर तुम को बताए ना अंगों तक बात चल जाएगा। सेम वही हुआ, अफवाह के कारण ही हुआ। बोला धार्मिक बहुसंख्यक क्या, ये बात कहीं ना बोला गया कि यहाँ का हिंदू भाग के इधर और यहाँ का मुस्लिम भाग के इधर, बोला ही नहीं था, कहीं ना बोला था। फायदा ही हुआ कि मान लो अगर यहाँ का हिंदू घर छोड़ के जाता, कौन ले लेता, मुस्लिम ले लेता, और यहाँ का मुस्लिम को भगाता तो मुस्लिम का घर जमीन जायदाद कौन ले लेता, बस लालची कुत्ता। मेरा ही पीढ़ी ना, आप सभी का पीढ़ी, मेरा बिल्कुल खुश हो गया, आप सभी का पीढ़ी लालची। हम लोग बचपन से है कि इसको यहां से पहिया देंगे, इसका संपत्ति मेरा, और इसको यहां से निकाल देंगे, इसका संपत्ति मेरा। हाँ हाँ, सब नहीं ज्यादा, पाकिस्तान से हम लोग क्या ज्यादा है, हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम जो है भारत में है। और सबसे शांति, अब देख 2-4 एरिया अपवाद में होता है, ठीक है। तुम डगरवा में उतना दिन रहता है, एक को डगरवा बता हिंदू मुस्लिम लड़ाई हुआ आज तक, जाति आज तक हुआ नहीं। 2-4 एरिया राजनीतिक कारण होता है, तुमको समझना पड़े, अपवाद में है, कुछ ही एरिया है। और सरकार के द्वारा कोई भी नियम कानून लाता, बोल तो कौन से बोलता है ये हिंदू के मुस्लिम के, नहीं है ना, आपकी सोच होनी चाहिए, ठीक है। आप हमको बता दो पूरे भारत देश में कहां बोलता है कि हिंदू का ही रहे मुस्लिम, ऐसा कोई बात है। और सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा मुस्लिम है इंडोनेशिया में, पूरा धार्मिक देश है। इंडोनेशिया हम लोग से आज तक लड़ाई हुआ, पाकिस्तान 2 गो है, लड़ जाता है, हम लोग मारते भी नहीं क्योंकि है तो अपना ही आदमी। हम चले जाते हैं 1945 में, फिर हम सोचते हैं गलत है, अपना है, भूल नहीं सकते हम लोग उसको, ठीक है। वही गाना हो गया ना, दिल से चला गया लेकिन यादों में है। पाकिस्तान 1947 से पहले किसका था, कैसे उसको भूल सकते हैं। यही बात है, यही आशा में आज न कल आएगा, हम लोग अपनाएंगे, ठीक है, पूरे का पूरे संपत्ति एक साथ, ठीक है। भारत क्या दिक्कत है, अगर मिलेगा ही तो मिला लिया जाएगा, लेकिन आदमी का सोच वहां का खराब है। हाँ पता है तुमको, कुछ अंदर की बात है, सोशल मीडिया रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए हम नहीं बताएं, तो बताते हैं, ठीक है, 2-4 को बता, ऑफ होगा तब हम तुमको बताते हैं, ठीक है। क्योंकि दिक्कत है, अगर इससे गया हम बंद के खत्म होगा तब बताते हैं पाकिस्तान क्या हालात है, ठीक है। उसे 2-4 बातें हैं जिससे पता चलेगा इतना सोच किसी का खराब नहीं होता है, ठीक है। या 1947 में आओ कि इधर का जो हिंदू था वो भाग के किधर आने, इधर, और इधर का इधर, इसी बीच फैल गया दंगा, मारा काटी चालू हो गया, खतरनाक मारा काटी चालू, 1000 से हजार व्यक्ति मारा गया, सैकड़ों आदमी मारा गया, पंजाब दिल्ली सब जगहों पे। जिस दिन आप झंडा फहराते उस दिन खून का होली खेला गया था, और दोनों तरफ से, एक तरफ से इतना स्थिति खराब था, कई किताबों में देखने को मिलता है कि अपने परिवार का इज्जत बचाने के लिए व्यक्ति अपने परिवार में अपने ही खानदान को जहर दे के मार देता था, इतना स्थिति खराब था। क्योंकि बाहर में शारीरिक स्तर पे भी व्यक्ति के साथ यातनाएं किया जाता, जहां मुस्लिम की संख्या अधिक थी, हिंदू का लपेटा जाता, हिंदू संख्या अधिक था, मुस्लिम को लपेटता था, बस यही चला, ये रुका नहीं, इतना खतरनाक तरीके से हुआ। दंगा के दंश को भारत जो झूला है वो आज तक भूल नहीं सकता,
बिहार के साइड थोड़ा बहुत कम इसका असर था, दिल्ली साइड था, ठीक है, पंजाब साइड था, खतरनाक तरीके से था 47 में। कुछ नहीं, दोनों भागने के क्रम में दंगा फैल गया, दंगा में मारा काटी हुआ, डायरेक्ट काट धार होता है। दंगा का मतलब ही यही है, मेरा धर्म ही मेरा धर्म है, दूसरे धर्म को दूसरा धर्म नहीं है। खतरनाक तरीके से, किताब में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तब सुनना, कल पढ़ेंगे, आज तो टाइम को नहीं बचा। आज इतना समझिए कि इधर का आदमी भाग के उधर जा रहा है, इधर का आदमी भाग रहा है, बीच में काटामारी चल रहा है। 2 दिन आज भर लड़ेगा, कल सुबह के इसको शांत करेंगे, ठीक है। आज भर लड़ने दे, जितना पढ़े उसको एक बार हम दोहरा ले, ठीक है। कल से चैप्टर चलेगा, आज क्या कहते हैं थोड़ी बाहर की बातें हो गया। आइए एक बार जितना पढ़े उसको एक बार दोहरा ले। सबसे पहला हमने जाना कि हमारा किताब 2 भाग में बटा है, एक 1947 के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में राजनीति, और उसी समय समकालीन विश्व में राजनीति जो कि भारत में चल रहा था। सुनिए ध्यान से, पहला पार्ट हम लोग स्टार्टिंग के, उससे पहले समझे भारत में कौन सी शासन व्यवस्था अपनाया गया 1947 में। लोकतंत्र। लोकतंत्र में शासन किसका होता है? जनता का। लोकतंत्र का कितना रूप? 2 रूप, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में जनता का शासन होता है, स्वयं जनता, और प्रत्यक्ष में जनता किसको चुनती है? प्रतिनिधि। तो हम लोग चुनते हैं प्रतिनिधि। हमारे यहाँ कौन सा शासन हो गया? अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था। कौन सा शासन व्यवस्था हो गया? और प्रत्यक्ष शासन। उसके बाद चैप्टर पर चले, चैप्टर पर जब हम लोग गए तो वहां पर समझ में राष्ट्र निर्माण की चुनौती। राष्ट्र निर्माण का मतलब यह था कि देश आजाद हुआ था और देश को एक नए सिरे से बनाना था, इसलिए वर्ड क्या यूज किया गया है? राष्ट्र निर्माण। और राष्ट्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि पॉलिटिकल में, देश में पॉलिटिकल में शब्द यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है राष्ट्र। तो इसलिए राष्ट्र को एक नए सिरे से बनाना था, जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लागू करना था, जहां चुनाव व्यवस्था को लागू करना था, जहां नियम कानून के आधार पर भारत में शासन व्यवस्था चलता। तो राष्ट्र निर्माण की एक बड़ी समस्या के रूप में था। और उसी समस्या में एक हुआ कि भारत 1947 का क्या हो जाता? विभाजन। जिस टॉपिक को हम लोग कल पढ़ेंगे, विभाजन के समय भारत में क्या क्या घटनाएं घटा। इसी में एक लघु सवाल, भारत में विविधता में एकता, जिसमें हम लोग देखा। और इसके साथ ही नेहरू का क्या दृष्टिकोण रहा भारत के निर्माण में, जिसको हमने ज्यादा व्याख्या नहीं किया क्योंकि पूछता नहीं है। इसमें जो एक ही सवाल मेन रहेगा, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या, जिसमें आपको पहला याद है लोकतांत्रिक स्थापित करना, विभाजन के कारण जो दंगा फैला, एकता की कमी हुआ, एकता स्थापित करना, तीसरा विकास कैसे करना। इसको कल ये तीनों पॉइंट आपको व्याख्या करते हुए याद करवा देंगे, ठीक है। एगो दीर्घ हो जाएगा और आज एगो लघु पढ़े, विविधता में एकता। तो लघु का टेंशन क्या, लघु है ही, और किताब का जो ऑब्जेक्टिव बनेगा उसको एक दिन में चैप्टर खत्म होने के बाद लिखा देंगे, ठीक है। याद कुछ ना हो, खाली समझ बना रखो। समझ यहाँ पर 1947 में है, कहाँ कल्पना कर 1947, भारत का कौन सा 2 भाग, एक पश्चिमी और एक पूर्वी, किस रूप में बना है? पाकिस्तान। क्या हो रहा है? फैटाफैटी हो रहा है, होने दे, कल शांत करेंगे। कब शांत करेंगे? ऐसे इसको शांत करो आप।